इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है रानी जीव वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, देब्रू सैखेवा वन्य जीव अभ्यारण्य या महानदी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देब्रू सैखेवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देब्रू सैखेवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ दुर्लभ डॉल्फिन और कई पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आपका क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वां संशोधन के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44वां संशोधन। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अब इसे केवल एक संवैधानिक कानूनी अधिकार माना जाता है अनुच्छेद 300A के तहत। इस संशोधन के तहत सरकार किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उचित मुआवजे के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी वह ज्योतिबा फुले ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को समाप्त करना था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए भी काम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। किस गवर्नर जनरल के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूछता है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और 1846 में लाहौर संधि हुई थी। आपसे पूछ सकता है लाहौर संधि किसके कार्यकाल में हुई थी। तो यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुई थी, 1846 में हुई थी। पंजाब का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और जालंधर दोआब ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत आ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रयासों के लिए दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत लोग क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की, जो बाद में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बना। इसके नेतृत्व में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 की नींव रखी गई। 1969 में इसरो की स्थापना उन्हीं के पहल पर हुई। तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। उनके सम्मान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसकी स्थापना तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया। उनकी स्मृति में चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। तो भारत रत्न सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया। ऑप्शन में दिया विश्वनाथ आनंद भारत के खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ, लेकिन वर्तमान समय में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। यह भी ध्यान रखिएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने।
उनसे पहले भारत रत्न केवल राजनीति, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था। 2021 में मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को सर्वाधिक संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 73वां संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके तहत 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था बनाई गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस संशोधन के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। यह समाजवाद और पूंजीवाद की आलोचना पर आधारित पुस्तक है। यह मार्क्सवादी अर्थशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इनसे इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता है पहले। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें यह सम्मान उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला है। वह जनगणमन जिसे जो भारत का राष्ट्रगान है और अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है के रचयिता हैं। उन्हें शांति निकेतन विश्व भारती विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को भी लौटा दिया। किसके लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दुनिया का छत जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं किसे कहा जाता है? तो दुनिया का छत जो कहा जाता है वह पमीर का पठार को कहा जाता है। पमीर के पठार को दुनिया का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पमीर पठार मध्य एशिया में स्थित है और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ से कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हिमालय और काराकोरम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त जो है वह लागू किया। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया। इसके तहत जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया। यह ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया? चोल वंश के राजा राज प्रथम ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसे चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो यह लागू किया जाता है। सबसे पहले जो लगा वह 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, या भारत में हुई थी, या जापान में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। उनके संस्थापकों में से लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और बाबा सोहन सिंह भकना शामिल थे। संस्थापकों में से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी भी बोलते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 1926 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी।
यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया। यह भारत में सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केसरी और मराठा। केसरी जो कि मराठी में था और मराठा जो कि अंग्रेजी में था। तिलक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना था। केसरी पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वह राष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। वर्तमान समय में देश की जो राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं और देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। ये दूसरी महिला है द्रौपदी मुर्मू। और देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। उनकी नियुक्ति जो होती है 5 वर्ष के लिए की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो हुआ था वह हुआ था भारत और चीन के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। उसमें शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे। यह समझौता नेहरू और झोई एनलाई के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने लिटिल बाय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम नागासाकी पर गिराया था। इस हमले के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषभदेव की मां का नाम मरु देवी था। भगवान ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। भगवान ऋषभदेव को अष्टापद से मोक्ष की प्राप्त हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हूँ बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। बनारस के सारनाथ गांव में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जो भाषा थी वह पाली थी। बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी राजगृह में हुई थी। महापरिनिर्वाण किसे कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में था। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से? तो त्रिपिटक हैं जो कि हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। गौतम बुद्ध के जीवन से 4 दर्शनीय स्थल हैं जो कि लुम्बिनी जहाँ इनका जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ ज्ञान प्राप्त हुई थी, सारनाथ जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध शिलालेख जो है वह रुम्मनदेई स्तंभ है जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। गौतम बुद्ध किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय कौन है? तो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय जो तो हीनयान, महायान और वज्रयान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 1853 में भारत की पहली ट्रेन। याद रखिएगा भारत की पहला मेट्रो कब चला था? भारत का पहला मेट्रो जो चला था 1984 में कोलकाता शहर में चलाया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक चली थी। इसमें 14 डिब्बे थे और लगभग 400 यात्री थे। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने संचालित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन से पूछा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नील नदी जो है वह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है और इसकी लंबाई 6550 किलोमीटर है। यह 2 मुख्य धाराओं व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनी है। नील नदी मिस्र, सूडान और इथोपिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी का झील कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी का झील कौन सा? तो विश्व का सबसे गहरा मीठे पानी का जो झील है वह बैकाल झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील।
बैकाल झील रूस में स्थित है और यह दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। इसमें पृथ्वी का लगभग 20% तरल मीठा पानी संग्रहित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। साथ साथ में हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछते हैं। हाँ, अब आज की वीडियो से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को स्टडी ग्रुप पर शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ मेहनत पसंद आ रहा तो प्लीज़ कंटेंट को शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।